Hello friends, welcome to part 2 video of aggregate demand and its components. हमने पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की वो एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं। थोड़ी बहुत आपकी रिवीजन भी हो जाएगी अगर आप पार्ट 2 थोड़ा गैप के बाद देख रहे होंगे तो। और फिर हमारा जो बचा हुआ पार्ट है सेविंग फंक्शंस, वहाँ से हम कैरी ऑन करते हैं। तो पहले देखते हैं कि हमने पार्ट 1 में क्या क्या रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल के साथ ही शुरुआत की। सबसे पहले हमने समझ लिया कि डिमांड क्या है। तो हमने तब डिस्कस किया था कि डिमांड आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही है क्या, कि कोई भी चीज़ की यूटिलिटी कितनी है, उसकी परचेसिंग पावर है या नहीं, वो सब चीज़ें बनाया नहीं होगा। अभी वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड दो चीज़ों के रेफरेंस के साथ आप निकाल सकते हो। एक है प्राइस लेवल, दूसरा है इनकम लेवल। प्राइस लेवल में हमने देखा था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, जैसा नॉर्मल डिमांड का कर्व रहता है। प्राइस बढ़ते जाती है तो डिमांड कम कम होते जाती है। इनकम के लेवल पे हमने देखा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। इट इज अपवर्ड मूविंग कर्व। ये दोनों चार्ट आप वीडियो पॉज करके अगर बनाए नहीं होंगे तो अब ठीक है। फिर हमने देखा था क्या, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल, ठीक है। अभी आगे मैं एग्रीगेट डिमांड बोलूं या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलूं या प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलूं, तीनों का मतलब एक ही निकल के आता है, एग्रीगेट डिमांड। तो क्वेश्चन में ये तीनों में से कोई भी वर्ड्स आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा समझना है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब कि किसी चीज की डिमांड, अगर डिमांड को ही दूसरे वर्ड्स में बोले तो खर्चा भी बोल सकते हैं, इसके लिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी हो जाता है। और हमने अभी डिस्कस किया कि ये एग्रीगेट डिमांड जो है ये प्लान्ड वाला कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल नहीं है। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब हम कितना स्पेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसको भी एग्रीगेट डिमांड बोल सकते हैं। ये शेड्यूल भी हमने डिस्कस किया था, कुछ नहीं, जैसा ग्राफ है हमारा वही बता रहा है क्या, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जाता है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ते जाता है। बट अगर आपका इनकम जीरो होगा स्टिल आपका एक्सपेंडिचर जीरो होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा था कि नेसेसिटीज, इंसान को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान वगैरह लगता है, तो दो आपका इनकम जीरो है, आप कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए खर्चा करते ही हो। फिर आगे जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे एक्सपेंडिचर बढ़ते जाता है, बट जितना इनकम बढ़ता है उतना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि पीपल्स को मतलब लोगों को सेविंग करना भी पसंद है, ठीक है। तो जितना इनकम बढ़ेगा उससे थोड़ा कम प्रोपोर्शन में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका बिहेवियर अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो देखिए, ये वाला पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड का, दिस इज व्हाट, नेगेटिव सेविंग्स। और राइट हैंड साइड का जो गैप है, दिस इज पॉजिटिव सेविंग्स। ओके, ये हमने देखा था, दिस इज नेगेटिव सेविंग्स एंड दिस इज ऑल व्हाट, पॉजिटिव सेविंग्स। नेगेटिव सेविंग्स क्यों? क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपका इनकम नहीं है, स्टिल आप खर्चे करे जा रहे हो। फिर ये इक्विलिब्रियम का एक पॉइंट आता है जहाँ पे इनकम और खर्चा दोनों सेम रहते हैं, और इक्विलिब्रियम के आगे आपका इनकम तो बढ़ते जाता है बट खर्चा उतने स्पीड में नहीं बढ़ता, खर्चा कम कम बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि लग्जरी परचेस कर करके भी कितना करेगा इंसान, है ना। और अपने को फ्यूचर के लिए सेविंग भी तो फिर अपन ने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ एडी, एडी का ऑपरेशन किया था अपन ने, एडी किस किस चीज़ों से बनता है वो देखा था। बट एडी किस किस चीज़ों से बनता है उसके पहले अपने को सिनेरियो देखने थे। तो हमने दो सिनेरियो देखे, एक देखा था क्लोज्ड इकोनॉमी और एक देखा था ओपन इकोनॉमी, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी में भी दो सिनेरियो देखे थे, एक दो सेक्टर वाली इकोनॉमी है और एक तीन सेक्टर वाली इकोनॉमी है। तो दो सेक्टर वाली इकोनॉमी क्या था, जो अपना हाउस होल्ड रहता है, घर का खर्चा, ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है, खुद के फायदे के लिए जो भी खर्चा करता है उसको बोलते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, या अपन उसको डिनोट करते हैं सी के साथ। और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब क्या, जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं,
ठीक है, मैंने आपको ट्रेडर का एग्जांपल दिया, मतलब राइस का एग्जांपल दिया था दोनों सिनेरियो में। समझो अगर मैं राइस खरीद रहा हूँ मेरे खुद के कंजम्पशन के लिए, तो दिस इज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय सी। अगर मैं राइस की ट्रेडिंग करता हूँ, फार्मर से राइस खरीद के रिटेलर्स को बेचता हूँ, तो दिस इज प्रोड्यूसर सेक्टर एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय आई। देयरफॉर टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में दो ही कंपोनेंट्स है और एडी को डिनोट करते हैं हम सी प्लस। ठीक है, फिर क्लोज्ड इकोनॉमी में और एक वेरिएशन है, कौन सा, थ्री सेक्टर वाला इकोनॉमी। हाउस होल्ड रहता है, प्रोड्यूसर रहता है और साथ में यहाँ पे आ जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब क्या, तो जो भी गवर्नमेंट अपने बेनिफिट्स के लिए वगैरह खर्चे करता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसके एग्जांपल्स हमने पार्ट 1 में डिटेल में देखे थे। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी आ जाता है तो सी प्लस आई प्लस। डिस्कशन के लिए प्लीज वीडियो 1 को वापस एक बार देख लीजिए। फिर इसके बाद हम आए थे कंजम्पशन फंक्शन पे, ये भी पार्ट 1 में हमारा डिस्कस हो चुका है। कंजम्पशन फंक्शन मतलब बेसिकली क्या, तो कुछ नहीं भाई, मान लो इनकम कैसे चेंज होता है, उसके रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब उसका इफेक्ट कंजम्पशन पे कैसे आता है। मतलब इनकम समझो 10 रुपए से बढ़ा तो कंजम्पशन कितने रुपए से बढ़ेगा, 2 रुपए से बढ़ेगा, 3 रुपए से बढ़ेगा। ये जो भी इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, इनकम बढ़ा तो खर्चा बढ़ता है, बट कितना बढ़ता है, इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन से पहले हमको इनकम और कंजम्पशन के रिलेशनशिप के बारे में कुछ तीन मेन चीजें ध्यान में रखनी है। क्या है वो तीन चीजें, तो अगर आपका इनकम भले जीरो हो, स्टिल आप कुछ ना कुछ खर्चा करोगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये खर्चा होता ही है, इनकम रहो या ना रहो। ठीक है, कंजम्पशन इज ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। ठीक है, जैसे जैसे जिसका इनकम बढ़ेगा तो बंदा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा, अपना खर्चा भी बढ़ाएगा। ठीक है, और जितना इनकम बढ़ता है सबका सब कंजम्पशन में नहीं चले जाता। क्यों नहीं चले जाता, क्योंकि इनकम खर्चा कर करके कितना करेगा इंसान, थोड़ा बहुत सेविंग करेगा। फिर हमने इसमें से ही देखा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या, हमने देखा था कि अगर 1 रुपए का इनकम अगर बढ़ता है तो वो बढ़े हुए इनकम में से कितना रुपए खर्चा बढ़ता है। अपने एग्जाम्पल में वो 0.25 आया था कि अगर आप 1 रुपए से इनकम बढ़ाओगे तो आपका खर्चा 0.25 रुपीज से बढ़ेगा। दैट वाज 0.25 वाज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर हमने देखा था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज, मार्जिनल और एवरेज कैसे अलग है, तो मार्जिनल में अपन एडिशनल देखते हैं और एवरेज में अपन टोटल को डिवाइड कर देते हैं। कंजम्पशन डिवाइड टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। और एमपीसी में क्या देखते हैं, मार्जिनल में क्या देखते हैं, तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, ये जो डेल्टा है ना, ये डिनोट करता है चेंज को। ठीक है, तो ब्रीफली अगर मतलब शॉर्ट में बताया जाए तो यहाँ पे पढ़िए, एपीसी इज द कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ इनकम, वेयर एज एमपीसी सोर्स कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम। ठीक है, एपीसी मतलब क्या, इन 1 रुपए का अगर इनकम हो रहा है तो कितना रुपया तू खर्चा करता है भाई, ऑन एन एवरेज। ठीक है, अगर तेरा 1 रुपए का इनकम होता है तो ऑन एन एवरेज कितना खर्चा करता है, इसको बोलते हैं एपीसी। और एमपीसी क्या बोलता है, अगर तेरा इनकम 1 रुपए से बढ़ता है तो वो बढ़े हुए 1 रुपए में से तू कितना खर्चा करता है, कितना सेव करता है। ठीक है, अभी अल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ये भी हमने देखा था, कंजम्पशन फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है। तो सी मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार। सी बार हमने देखा था कि ये ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर है, मतलब मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। अपने एग्जाम्पल में वो 30 था। ठीक है, बी इज नथिंग बट एमपीसी और वाई है गिवन लेवल ऑफ इनकम। मैंने आपको ये सॉल्व भी करके बताया था, अपना इनकम बराबर कंजम्पशन बराबर लेते हैं। देखिए ये सेविंग कर्व है, कुछ नहीं, ये टेबल को ही मैंने ग्राफ टेप फॉर्मेट में बनाया। जब मेरा इनकम 0 था तब मैं 20 रुपया खर्चा करता था, दिस इज माई ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। तो मेरा ग्राफ नीचे चला गया -20। जब मेरा इनकम 50 रुपए था तब मेरा सेविंग 60 रुपीज में खर्चा करता था। ठीक है, जब मेरा इनकम 50 था मैं 60 रुपए खर्चा करता था, इसलिए नेगेटिव सेविंग्स अगेन 10।
फिर मेरा इनकम भी 100, खर्चा भी 100, तो सेविंग्स हो गया 0। और जब 150 रुपया मेरा इनकम हुआ तो मैं 140 ही खर्चा करता था, 10 रुपया मेरा पॉजिटिव। अब जैसे हमने एमपीसी और एपीसी पढ़ा है, वैसा ही एमपीएस और एपीएस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने एमपीसी पढ़ते टाइम अगर आपको अच्छे से समझा होगा तो देखा था एमपीसी क्या था, तो 1 रुपया बढ़ा हुआ इनकम के लिए तुम कितना खर्चे को बढ़ाते हो। ठीक है, तो सिमिलरली सेविंग एमपीएस क्या है, तो 1 रुपया बढ़ा हुआ इनकम के लिए तुम कितना सेविंग्स को बढ़ाते हो। 1 रुपया बढ़ा हुआ इनकम के लिए तुम कितना सेविंग्स को बढ़ाते हो। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे सीधा सीधा आपको समझ जाएगा, देखो ये पढ़ लो, इट इज प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम, बढ़ा हुआ इनकम का पार्ट है दैट गोज टू सेविंग्स। ठीक है, अभी अगेन यहाँ पे एपीएस भी है। एपीएस और एमपीएस में क्या फर्क है, तो एपीएस आपको एवरेज सेविंग का बताता है, मतलब भाई अगर तू 100 रुपए कमाता है और 50 रुपए सेव करता है, तो ऑन एन एवरेज तू 1 रुपए के पीछे 50 पैसे की सेविंग करता है। ये हो गया आपका एपीसी। बट एमपीसी क्या है, बढ़े हुए पैसे के लिए तू कितना सेव करता है। 1 रुपए से अगर तेरा इनकम बढ़ता है तो कितने रुपए से तू सेव करता है। अपन पुराना एग्जाम्पल ही लेते हैं। पुराने एग्जाम्पल में देखिए, अपना इनकम था 60 रुपए, ठीक है, खर्चा था 45 रुपीज, और अपना एमपीसी उस हिसाब से आया था 0.25। ठीक है, तो अगर 0.25 1 रुपया बढ़ा हुआ इनकम के लिए 0.25 तू खर्चा करता है, तो ऑब्वियसली 0.75 क्या करता होगा तू, सेविंग्स करता होगा। ठीक है, तो ये है अपना एमपीएस का डेरिवेशन या फिर इंटरप्रिटेशन हम बोल सकते हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन अगेन पढ़ लीजिए ब्रीफली। एपीएस इज सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम, मतलब टोटल इनकम का कितना पार्ट, कितना परसेंट तेरा सेविंग में जा रहा है। और एमपीएस क्या है, एडिशनल इनकम का, एडिशनल इनकम का कितना पार्ट तू सेविंग में डाल रहा है। अगर तेरा 1 रुपए से इनकम बढ़ता है तो कितना पार्ट सेविंग में डाल रहा है, ये आपको ये बताता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, आप आपके बुक में नोट कर लीजिएगा। एपीसी इज सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम, और एमपीसी इज चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। होपफुली आपको क्लियर है। अगेन अल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला में चेंज है। ठीक है, अपन ने कंजम्पशन फंक्शन में बस सी को लिया था, यहाँ पे माइनस सी को लेना है। ठीक है, माइनस सी बार को लेना है। माइनस सी बार मतलब क्या, इन शॉर्ट आपकी नेगेटिव सेविंग्स। जब आपका इनकम 0 है, अपने पुराने एग्जाम्पल में अपना खर्चा 30 रुपया हुआ करता था, तो कंजम्पशन फंक्शन में वो +30 रहेगा। क्यों, क्योंकि वो खर्चा है। और यहाँ सेविंग फंक्शन में वो -30 रहेगा। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव सेविंग है। ठीक है, आपका इनकम 0 है, 30 रुपए का खर्चा कर रहे हो, तो आपका सेविंग कितना हो गया, -30। ठीक है, तो माइनस सी बार मतलब क्या, अगेन ऑटोनॉमस खर्चा ही यहाँ पे लेना है, बस वो आपको उसको माइनस में डिनोट करना है, बाकी कुछ नहीं। फिर यहाँ पे 1 माइनस बी मतलब इन शॉर्ट क्या, एमपीएस। ठीक है, एमपीसी नहीं लेना है इधर, एमपीएस लेना है। और वाई तो वही है गिवन। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, फिर अभी हम हमारे लास्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों में आखिर में रिश्ता क्या है। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों में आखिर में रिश्ता क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इनकम दिया जाए, कुछ भी इनकम दिया जाए, उसके दो ही आउटकम निकल सकते हैं। एक तो सी निकल सकता है या फिर एस निकल सकता है। या तो आप उसको खर्चा करोगे या फिर उसको आप सेविंग्स में डालोगे। ठीक है, तो आप कौन सा भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, अगर आप एमपीएस कैलकुलेट करते हो और एमपीसी कैलकुलेट करते हो, दोनों को अगर मिला दो, वो हमेशा 1 ही होने वाला है। ठीक है, वो हमेशा 1 क्यों होने वाला है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओरली स्टेट करता हूँ। देखिए ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। हमारा इनकम मतलब जब आप पीछे जाइए थोड़ा, हमने जब एमपीसी कैलकुलेट किया था तब
तब हमारा इनकम था 45 रुपीज, सॉरी हमारा इनकम था 60 रुपीज, ठीक है। कंजम्पशन था कितना, 45 रुपीज, हमारा कंजम्पशन था 45 रुपीज, और इसका मतलब क्या हुआ, बचे हुए 15 रुपए अपना सेविंग है। तो देखिए दोस्तों 60 रुपए का क्या कैसा बाइफर्केशन हुआ, 45 चले गया खर्चे में, और ये अपना बचा हुआ 15 रुपए चले गया सेविंग्स में, ठीक है। तब हमने एमपीसी कैलकुलेट किया था, अपन ने एमपीसी कैलकुलेट किया था 15 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। एमपीसी कैलकुलेट किया था 15 डिवाइडेड बाय 20, तो एमपीसी आया था अपना आई गेस 0.75, ठीक है, 0.75 आया था। तो एक मिनट अपन कैलकुलेट ही कर लेते हैं। जी हाँ, अपना तब 15, अपना देखिए पहले खर्चा था 40, इनकम था 40, ठीक है, 40 था, ठीक है। फिर अपना इनकम बढ़ के हो गया 60 रुपए, 20 से बढ़ा, और अपना खर्चा हो गया बढ़ के 45, ठीक है, 15 से बढ़ा। तो 15 डिवाइडेड बाय 20 अगर अपन करते हैं तो अपना एमपीसी आया था 0.75। अगर आपको पार्ट 1 अच्छे से याद होगा लेक्चर का, तो अपन ने तब देखा था कि 0.75 अपना एमपीसी आया था, ठीक है। यही बात अपन इसके लिए दोहराते हैं, किसके लिए, एमपीएस के लिए। जब मेरा इनकम 40 था तब मेरा खर्चा था 40, माने सेविंग्स 0। फिर जब मेरा इनकम बढ़ के हो गया 60 रुपए, मेरा खर्चा हो गया 45 रुपीज, और मेरी सेविंग्स हो गई 15, मेरी सेविंग्स हो गई कितनी, 15, सॉरी माफ कीजिएगा, अपना खर्चा बढ़ा था 5 रुपए से, ठीक है, सॉरी करेक्शन कर रहा हूँ, अपना खर्चा बढ़ा था 40 से 45 हो गया था, और इनकम हो गया था 40 से 60, ठीक है। तो खर्चा 5 ही रुपए से बढ़ा था, तो 5 डिवाइडेड बाय 20 करना चाहिए था। एमपीसी कल आया था अपना 0.25, एमपीसी कल आया था अपना 0.25 एमपीसी आया था, ठीक है। अभी अपन सेविंग्स के ऊपर आते हैं। 40 पे सेविंग्स कितना था, 0, ठीक है। अभी 60 इनकम हो गया, 45 खर्चा हो गया, तो सेविंग्स कितना है, 15 रुपए। तो अभी यहाँ पे अगर आप 15 रुपए को 20 रुपए से डिवाइड करते हैं तो आपने पास 0.75 आ जाता है, ठीक है। अभी ऐसा कैसे हो गया, मतलब ये 0.25 0.75 इज इक्वल टू 1, ठीक है। एमपीसी प्लस एपीसी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो 0.75 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल में प्रूव कर दिया, बट ये हुआ कैसे, देखिए अपना इनकम कितने से बढ़ा था, 20 रुपए से, ठीक है, और अपना खर्चा कितने से बढ़ा था, 5 रुपए से, और बचा हुआ 15 रुपए कहाँ गया, सेविंग्स में, और टोटल क्या हो गया फिर 20। तो हमेशा ऐसा होगा कि जब भी आपका इनकम बढ़ेगा, जब भी आपका इनकम बढ़ेगा, उसका कुछ पार्ट सेविंग्स में जाएगा, कुछ पार्ट कंजम्पशन में जाएगा, ठीक है। उसका कुछ पार्ट सेविंग्स में जाएगा, कुछ पार्ट कंजम्पशन में जाएगा, ठीक है। 0-0 भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पूरा सेविंग में चला जाए, कंजम्पशन 0, पूरा कंजम्पशन में चला जाए, सेविंग 0, ठीक है। 0 को भी कुछ नंबर आप कंसिडर कीजिए। तो कुछ ना कुछ पार्ट आपका कंजम्पशन में जाएगा, कुछ ना कुछ पार्ट आपका सेविंग्स में जाएगा। तो मतलब बेसिकली होल एंड सोल अपन डिवाइड किसको कर रहे हैं, 20 रुपए से, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 20 रुपए से, बढ़े हुए अमाउंट से। तो आप अगर उसको ऐड कर दोगे तो वो 1 ही होने वाला है, 20 डिवाइड बाय 20 ही होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे एक काम कीजिए, मैं आपको ओरली एक्सरसाइज एक डिक्टेट करता हूँ, आप लिखिए अपने बुक पे। यहाँ पे एमपीएस एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। एमपीसी का फॉर्मूला है अपना चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, प्लस एमपीएस का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। तो अपना एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। एडिशन तो आपको आता ही है, ठीक है। डिनोमिनेटर जब सेम सेम रहते हैं तो डायरेक्ट न्यूमरेटर के एडिशन करते हैं, तो 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20, तो 20 बाय 20 हो गया, 20 बाय 20 माने क्या, 1, ठीक है। तो
हमेशा इसके दो ही पार्ट होने वाले हैं, तो दोनों पार्ट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आखिर में उसको बनना 1 ही है। ठीक है, एक y के दो ही पार्ट होने वाले हैं और वो दो पार्ट को अगर आप वापस ऐड करोगे तो उसको बनना 1 ही है। तो इसके लिए MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 बन जाता है। ठीक है, फिर अभी हम डिस्कस करते हैं एवरेज के बारे में। ठीक है, एवरेज में क्या देखा था हमने, अपना खर्चा था 45 और इनकम था 60, तो APC अपना आ गया 0.75। ठीक है, और 60 वाले इनकम पे अपना सेविंग्स है 15 रुपए, और आप भी कैलकुलेशन करो, सेविंग्स है 15 रुपए और इनकम है 60 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया 0.25, ये आ गया 0.25। अभी दोनों को अगेन ऐड कर दो तो बनना 1 ही है। ठीक है, ये कैसे हुआ एवरेज, अगेन अपन सेम एक्सरसाइज करेंगे। मैं ओरली डिक्टेट करता हूँ, आप बुक में लिखो। APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, ये अपना रिलेशन अपन ने लिख दिया। APC का फॉर्मूला क्या है, C डिवाइडेड बाय Y, लिखो C डिवाइडेड बाय Y, प्लस APS का क्या फॉर्मूला है, S डिवाइडेड बाय Y, लिखो S डिवाइडेड बाय Y। हाँ, और दोनों को एग्जाम्पल सब्सटीट्यूट कर दो अभी फिगर्स, क्या है अपने 45 by 60 प्लस 15 by 60, तो 45 प्लस 15 60, 60 by 60 इज इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ ये भी। ओके, तो होप ऑल ऑफ यू गाइज आर क्लियर विद ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर स्टिल आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप सर के थ्रू मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो। हम फिर चाहे आपको मतलब कॉल भी करना पड़े या फिर अपने को वीडियो कॉल पे कांटेक्ट करना पड़े तो भी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। और वापस अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, स्टिल आप अपने डिजिटल मोड के थ्रू क्लियर नहीं हो पा रहे होंगे, तो लॉकडाउन के बाद अपन जब भी फेस टू फेस क्लास में मिलेंगे तब अपन एक रिवीजन सेक्शन इसका अगेन ले लेंगे। होप आपको सब कंसेप्ट समझे नहीं होंगे, अगर कुछ भी आपके मन में डाउट होगा तो प्लीज एक बार पूछिए। ठीक है, रिवीजन तो हम इसके ऊपर करेंगे ही, नो डाउट, बट आपके मन में कुछ भी डाउट मत रहने दीजिए, इसको समय पे क्लियर कर लीजिए। ओके, इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।